हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बैंकिंग एग्जाम को फेस कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ भी करो ये, लेकिन वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, जो कि मैंने एग्जाम्स दिए, मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कौन सी गलतियाँ की जो मुझे बाद में पता चली, सो वो गलतियाँ आप अभी ना करो। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बेनिफिशियली होने वाला है। सो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बैंक एग्जाम को फेस कर सकते हो। साथ ही में ये भी बात करेंगे कि एग्जाम प्रोसेस होता कैसे है। जो बिगिनर्स है उनको नहीं पता होता कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है। सो ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन यूट्यूब पे अभी तक ऐसा कोई वीडियो शायद ही बनाया होगा कि एग्जाम किस तरीके से वर्क करते हैं, ये आपको बताया होगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। सो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा शायद मेरी तरफ से। तो देखते वीडियो आगे तो किस तरीके से आपको देखना है। तो आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रंजीकांत एंड यू आर वाचिंग आरजी द बैंकर। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड और मेरे बैंकिंग जर्नी से रिलेटेड वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक आपके लिए पीपीटी बनाया हुआ है। पीपीटी में मैंने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने डाल दिया कि कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करने चाहिए, कौन से टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। ये सभी बातें मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वाला पॉइंट आपका वेलकम किया जा रहा है। जो एस्पिरेंट्स है, मैं जानता हूँ कि एस्पिरेंट्स का माइंडसेट क्या होता है कि किस तरीके से एग्जाम फेस करना, क्या सभी अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं। जब भी वो फर्स्ट टाइम एग्जाम फेस करते हैं तो अंदर से डरे हुए होते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या करना पड़ता है, कुछ भी पता नहीं होता। सो टेंशन मतलब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम को डील करना होता है। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव माई बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ बैंकिंग एग्जाम्स वर्क एंड हाउ शुड यू फेस द एग्जाम, what the things you should avoid doing and all the important points. So watch till the end. तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एस्पिरेंट्स हो उसके दिमाग में यही बात आता है जब भी वो बैंकिंग एग्जाम के बारे में सुनता है या फिर प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करता है। सो उसके मन में यही ख्याल होता है कि किस तरीके से शुरुआत करें। तो कहते हैं ना कि स्टार्ट इज हाफ डन। तो आप जब भी शुरुआत करते हैं तो वो आधा कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन पता ही नहीं होता कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या रोड मैप रहेगा। सो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। स्टार्टिंग में उनको पता नहीं होता कि अच्छे से कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा सा एक प्रोफेशनल गाइड करने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि मैंने सेल्फ एनालाइज करके किस तरीके से लर्न किया है और आपको भी बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ से मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ पहले, तो ताकि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा होगा कवर कंप्लीट सिलेबस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपना बैंकिंग एग्जाम का, इस साल में अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेना है। ऐसा नहीं कि मेरा ये वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा वीक है तो मैं इसे बाद में कर लूँगा। तो कंप्लीट जो सिलेबस है आपको कवर कर लेना है A to Z। स्टार्टिंग किस तरीके से करना है, एंड किस तरीके से करना है, वो उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। स्ट्रैटेजी वाइज, सब्जेक्ट वाइज का जो वीडियो होता है उसके हिसाब से कौन का अलग स्ट्रैटेजी रहेगा कि ये वाला टॉपिक आपको पहले करना है, उसके बाद ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। तो उसके लिए अलग से आपको चैनल पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। आप चाहो तो कौशिक मोहिंती सर का एक वीडियो मिल जाएगा, उसके ऊपर आप देख सकते हो। अपने हिसाब से आपको जो भी मेंटर पसंद आता है उसका वीडियो फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड रोड मैप क्या रहेगा, जो रोड मैप में सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड पॉइंट रहेगा प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो अपने सिलेबस जो है उसे कंप्लीट कवर कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना उसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे, यानी कि आप उतना हैबिचुअल हो जाओगे। आपको जो डिजिट्स का प्रॉब्लम आता है कि फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो रहा, अरिथमेटिक ही सॉल्व नहीं हो रहा, DI नहीं बैठ रहा,
पजल ही नहीं हो रहा, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें प्रोफिशिएंस हो जाओगे। ठीक है, तो प्रोफिशिएंसी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई भी उसका शॉर्टकट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं ऑनलाइन पे नहीं गया। ऑफलाइन यानी कि आपको पीडीएफ्स में से या फिर बुक में से, आप जो भी बुक प्रेफर करना चाहो उस बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप पीडीएफ में से आपको अलग अलग पीडीएफ सोर्स मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे डाल देते हो कि एग्जाम पंडित, तो आपको उसमें बहुत से ज़्यादा पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसमें से कवर कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर साथ ही में आपको ऑनलाइन पे शिफ्ट होना ही है तो आप अड्डा का जो क्विजेज आता है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए बैंकिंग एग्जाम के लिए, उस पर क्विजेज आता है, उस क्विजेज को सॉल्व करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक मॉक टेस्ट पे नहीं गया, तो आप ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हर टॉपिक के 2000 या फिर 200 या 500 क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन की मैं अलग से बात करूंगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप 1000 से 2000 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने ही चाहिए एग्जाम तक। अभी अगस्त में एग्जाम है, तो आपको 1000 या फिर 2000 इतना सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक होगा उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। 1000 2000 बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करते जाओगे आपको उसमें हैबिचुअल हो जाओगे, आपको होगी कि ये बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन उसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट ऑन ऑनलाइन प्रैक्टिस। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाना है। जैसे आपने प्रैक्टिस कर लिया ऑफलाइन, तो आपको आ गया कि मैं अपना एग्जाम अच्छी तरीके से या फिर मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरा कंसेप्ट भी क्लियर है, प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें थोड़ा सा स्पीड भी दिख रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑफलाइन प्रैक्टिस में। तो आपको करना है कि आपको ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाना है। ऑनलाइन पे किस तरीके से, आपको मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाना है। आप मॉक टेस्ट कोई भी परचेस कर सकते हो। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहेगा, जो भी मैं यूज़ करता हूँ, मैं अड्डा एंड गाइडी का यूज़ करता हूँ। तो आप जो भी परचेस करना चाहो वो कर सकते हो, अच्छा एक डिसेंट अमाउंट में मिल जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप जैसे लगाओगे आपको सेल्फ एनालाइज करते हुए चलना है कि मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो मेरा इतना स्कोर आया। और खुद से ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि पहला मॉक टेस्ट दूंगा तो मैं 100 में से 80 स्कोर कर लूँगा, 90 स्कोर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मेरा 27 आया था। हाँ 27 ही आया था 100 में से। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, 27 आया था। मैंने प्रैक्टिस भी बहुत किया था, तभी मुझे पता चला कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट किस तरीके से डील करते हैं, वो भी आगे इसमें स्लाइड शो में है, तो वेट कीजिए, एंड तक जरूर देखिएगा, आगे बताने वाला हूँ। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको एक अफेक्ट करते हैं। आप जब भी टेस्ट देते हो, जब भी आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हो और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। ऑफलाइन में आपको क्या करना है, सिर्फ पीडीएफ में से क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ऑनलाइन में आपको लिमिट मिल जाता है, आपको आपका दिमाग स्टेबल रखना पड़ता है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं, आगे बात करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाना है। ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, साथ ही में सेक्शनल्स भी देना है। और अब जैसे मैंने कहा था कि अड्डा या फिर प्रैक्टिस मॉक, आप जो भी क्विज लगाना चाहो उनका डेली क्विजेस आता है, वो क्विज आप लगा सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है एनालाइज एंड प्रैक्टिस विद टाइमर। अभी आपने मॉक टेस्ट तो दे दिया, मॉक टेस्ट में आपके कुछ डिसेंट स्कोर आ गया। ठीक है, डिसेंट स्कोर आ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखता होगा, या फिर आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि आपका वीकनेस कौन सा है, आपका स्ट्रेंथ कौन सा है। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेना है आपने एक पेज पे कि मेरा ये वाला वीकनेस है, ये वाले स्ट्रेंथ्स है। तो आपके वीकनेस पे आपको वर्क करना है। कौन सा करना है, वीकनेस पे एनालाइज करो। यहाँ पे लिखा है एनालाइज एंड प्रैक्टिस विद टाइमर। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो उस पर्टिकुलर टॉपिक में। लेट सपोज कि आपका अप्रोक्सीमेशन वीक है, तो अप्रोक्सीमेशन को आपको उसका स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको पीडीएफ में से ही करना है टाइमर के साथ, या फिर आप सेक्शनल भी देख सकते हो। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन के आपको बहुत से मिल जाएंगे। या फिर आप पीडीएफ में से टाइमर लगा के कर सकते हो कि मेरे 15 मिनट में
या फिर 5 मिनट में 10 सिंप्लीफिकेशन या फिर 5 मिनट में 15 सिंप्लीफिकेशन हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप टाइम लगा के भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो गया, सिलेबस आपको कवर कर लेना है पूरा, आपको प्रैक्टिस करना है एज मच एज यू कैन डू ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ऑनलाइन पे आपको शिफ्ट हो जाना है अगर आपका ऑफलाइन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ वाला पॉइंट मिल रहा होगा, एनालाइज प्रैक्टिस विद टाइमर। एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आई होप कि ये वीडियो आप पार्ट में देखिए या फिर आप 2x में भी देख सकते हो। तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। तो बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट तो करते हैं लेकिन स्कोर नहीं आता है। सो स्कोर किस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें मैटर करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उसमें अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा, स्कोर अच्छा आ जाएगा, डिसेंट स्कोर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं कहना चाहूँगा कि ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठ रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है वो स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी, यानी कि आपका जो स्ट्रैटेजी रहेगा रीजनिंग के लिए अलग रहेगा, क्वांट के लिए अलग रहेगा। लेट सपोज कि मेरा फ्रेंड का एक स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर वो एक मॉक टेस्ट में रीजनिंग सेक्शन में 40 में से 40 कर लेता है। आरआरबी की बात कर रहा हूँ, 40 में से 40 कर लेता है। ठीक है, लेकिन मैं वही स्ट्रैटेजी अगर यूज़ करता हूँ तो मेरे 40 में से 30 या फिर 25 ही आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उसने अपना स्ट्रैटेजी बनाया है। तो अब मेरा जो स्ट्रेंथ रहेगा मैं उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आपको किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन करना चाहिए। आपका जो भी सिंपल आपको ईजी जाता है वो फर्स्ट वाला आप निपटा लीजिए। जैसे कि मिसलेनियस आपका ईजी जाता है तो मिसलेनियस निपटा लीजिए। लास्ट में आपको पजल या फिर सिटिंग के लिए टाइम रख सकते हो। इस तरीके से आपको अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर आप एग्जाम में स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, अगर आप कोई भी क्वेश्चन ले लेते हो किसी भी टाइम पे, आपने पहले 2 मिनट में मिसलिनियस कर लिया, उसके बाद आपने तीसरे मिनट पे एक पजल उठा लिया, वो नहीं बैठा, उसमें 3 मिनट चले गए, और 5th मिनट पे आपके फिर से अलग से कोई मिसलिनियस ले लिया, वो बैठ गया, फिर से आपको सिटिंग आ गया, वो सिटिंग ले लिया। इस तरीके से नहीं करना है। आपको पहले मिसलिनियस खत्म करना है, फिर पजल करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी रखते हो। सेकेंड पॉइंट इज क्वेश्चन सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं इसे हाईलाइट ही कर देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना आना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड करना है, कौन सा क्वेश्चन लास्ट में करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपको आना चाहिए। यानी कि लेट सपोज कि आपका क्वांट में अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से करते हो तो आपका जो अटेम्प्ट, ओवरऑल अटेम्प्ट, वो बूस्ट हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक से नहीं करते हो तो आपका अटेम्प्ट जो है वो कम ही रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग में DI या फिर अरिथमेटिक ले लेते हो तो आपका स्कोर जो वो डिसेंट नहीं रहेगा, डिसेंट से भी कम आ जाएगा। तो आप ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ, क्वेश्चन सिलेक्शन करो कि कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट करना चाहिए। जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट कर लीजिए, जो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, उसे लास्ट में छोड़ दीजिए या फिर मिडल के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सिलेक्शन का आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जो मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ उसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन कर लिया लेकिन बाकी 2 पॉइंट तो ठीक है लेकिन मेरा स्पीड ही नहीं है। तो स्पीड नहीं होगा तो कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट दीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लीजिए तो आपका स्कोर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास स्पीड ही नहीं है। आप एक क्वेश्चन करने के लिए, एक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 1.5 मिनट ले रहे हो तो किस तरीके से आपका स्पीड आएगा। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन के साथ साथ स्पीड भी मैटर करता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन टू स्किप। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि एक क्वेश्चन है ऐसा इसी है क्या जो मुझे नहीं जम रहा है। तो मैंने ऑफलाइन तो उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था लेकिन अभी मुझे जम नहीं रहा है, तो मैं अपने उस पर ईगो पे ले लूँगा, मैं उसे सॉल्व करके लूँगा, चाहे कितना भी मिनट लग जाए, 4 मिनट 5 मिनट, मैं उसे सॉल्व करके रहूँगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ईगो पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है।
ईगो पे अगर आप लोगे तो आपका एग्ज़ाम वही गया। ईगो पे कोई क्वेश्चन मत लीजिए। जो एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है, पहले 1 मिनट में वो सॉल्व नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि वो आपको ऐसा एक गूगली डाला गया है कि आप उसमें फंस जाओ। अगर आप उसको ईगो पे लेके उसको ही सॉल्व करते हुए बैठोगे, जो भी इजी क्वेश्चन है वो भी छूट जाएंगे और ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो एग्ज़ाम वैसे भी आपका गया। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में रखिए कि आपको कब स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो उसे अभी स्किप कर दीजिए, बाद में देखेंगे। पहले जो इजी है उसे सॉल्व कर लीजिए, बाद में देखते हैं इसकी तरफ कि ये होने वाला है या फिर नहीं। ठीक है ना, बाद में आएंगे इसके पास, लेकिन फिलहाल के लिए इसे अभी स्किप कर देना है। तो ये वाला माइंडसेट आपको ध्यान में रखना है, ये वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको ईगो पे नहीं लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, 5th पॉइंट, माइंड मैटर्स। यानी कि लेट्स सपोज आपका माइंड, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर आप एंड ऑफ द डे यानी कि 9 बजे या फिर 10 बजे एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप पूरा दिन पढ़ाई कर चुके हो, आपका माइंड पूरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है और आप मॉक टेस्ट लगाने की सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर जो है वो खराब ही आने वाला है। क्योंकि आपका माइंड जो है वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, उस तरीके से स्पीड में नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है ब्रेन। तो आपको माइंड मैटर करता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप किस तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हो, कौन से इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम दे रहे हो, कौन से टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपका माइंड जो है वो उसका आपका ध्यान में रखना है। आपको मोस्टली सुबह या फिर दोपहर के बीच में, सुबह भी दे सकते हो या फिर दोपहर में भी दे सकते हो, लेकिन आपका माइंड अगर फ्रेश होगा तभी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका माइंड का पूरा सिस्टम हिल चुका है, फिर आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, तो आपका स्कोर कम आएगा, फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे, या फिर आप कह लो कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको। आपका माइंड जब भी ठीक रहेगा तब आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपका अगर माइंड ठीक से नहीं चल रहा है, यानी कि आपका मूड खराब है, तो मॉक टेस्ट मोस्टली आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देंगे, आपका स्कोर खराब आएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है। तो ये वाले जो 5 पॉइंट है मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वाला पॉइंट आपको, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान में रखना है जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो। तो ये वाला पीपीटी में शेयर करने वाला, उसका टेंशन मत लीजिए, ये पॉइंट उसी में आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ओके, यहाँ पे बिगिनर्स के लिए रहेगा। अगर आप पहले से जानते हो किस तरीके से एग्जाम होता है तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने नीचे की तरफ टाइमलाइन दे दिया है, तो आप लास्ट में देख सकते हो कि मैंने कौन सा पॉइंट बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है, आगे बताने वाला हूँ। सो टाइमलाइन में देख के आप वहाँ तक स्किप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, किस तरीके से करना होता है, सो ये वाला सेक्शन आपके लिए रहेगा। तो सभी बातें मैं एक डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मुझे पता है, तो लेकिन ये आपकी बातें जानने के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। देखते हैं कि आप बिफोर एग्ज़ाम क्या होता है, यानी कि आप सेंटर पे पहुंचते हो। सेंटर पे पहुंच जाने के बाद आपको करना क्या होता है, मतलब कौन से ऐसे टास्क होते हैं कि आपको परफॉर्म करने होते हैं, या फिर आप कह लीजिए आपको कौन सा ऐसा कैटेगरी वाइज जाना होता है, या फिर आप क्या करना होता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर एग्जाम आपको करना क्या होता है। जैसे आप सेंटर पे पहुंच जाते हो, आपको सबसे पहले लाइन पे खड़े रहना होता है। ये आप बोलोगे कि क्या हमें क्या पता नहीं, क्या लाइन में खड़े रहना होता है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता कि लाइन में खड़ा रहना होता है कि या फिर डायरेक्टली जाना होता है। सो ये भी सभी बातें एक इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। तो आई होप कि ये वाला सेक्शन आपको लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। अगर है तो फिर देख लीजिए, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका रो में एंट्री कर लेना है। आपका जो भी बॉयज़ या फिर गर्ल्स का एक रो रहेगा, उसके आपको एंट्री कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप लाइन में लग जाते हो, तो आगे जो ऑफिसर्स या फिर कह लीजिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो वो वाले बाहर खड़े रहेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाना है
वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन सा कैरी करना होता है अपने साथ में। तो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने के लिए आपको बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है। आपने जो भी फॉर्म फिल करते वक्त वहाँ पे सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट या फिर आप कह लीजिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आऊँगा, वो वाला डॉक्यूमेंट आपने डाला है, वो वाला डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जाइए, ओरिजिनल वाला। डुप्लीकेट कॉपी नहीं चलता है, जेरोक्स भी नहीं चलता है। साथ में एडमिट कार्ड लेके जाइए, 2 फोटोज़ लेके जाइए, और वो एडमिट कार्ड के साथ आप उसका एक आपका जो भी आईडी रहेगा उसका एक जेरोक्स लेके जाइए, ठीक है। ओरिजिनल आईडी, फोटो, जेरोक्स, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड का स्टैंप उस पर ले लेना है, आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लोर एंड ब्लॉक अलॉटमेंट होगा। फ्लोर एंड ब्लॉक अलॉटमेंट इन द सेंस आपका जो भी ऊपर की तरफ QR कोड रहता है अपने एडमिट कार्ड के ऊपर, वो स्कैन करके आपको बताया जाता है कि आपको ये फ्लोर है और ये ब्लॉक में आपको जाना है। तो आपको उसके हिसाब से ये वाला फ्लोर पे उस वाले ब्लॉक में जाके वहाँ पे आपको अटेंडेंस देना है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। आफ्टर एंट्री क्या होता है, आपको ऑनलाइन अटेंडेंस होता है। आप एक फिर से लाइन में लगते हो, उसके बाद लाइन में लगने के बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जाता है, यानी कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया जाता है और आपका एडमिट कार्ड लिया जाता है। वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट करने के लिए वहाँ पे आपका नाम सर्च करते हैं, आपका नंबर सर्च करते हैं। जैसे आपका नंबर सर्च किया जाता है वहाँ पे आपको सीट अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम अलॉटमेंट उसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफलाइन अटेंडेंस देना होता है। आपको एक शीट मिलेगा, उसके ऊपर आपको थंब लगाना होता है। थंब लगाने के बाद आपको साइन करना होता है, साथ में आपको फ़ोटो भी लगाना होता है। तो मैं जैसे कहा था कि आपको 2 फोटो साथ में लेके जाना है, एक एडमिट कार्ड के ऊपर और एक वहाँ पे अटेंडेंस पे लगाने के लिए। उसके बाद थंब एंड VBO सिग्नेचर, अपने एडमिट कार्ड पे आपको थंब लगाना होता है, या फिर आप सिग्नेचर ले लीजिए। अगर आप सिग्नेचर करना जानते हो तो सिग्नेचर वहाँ पे कर सकते हो, और साथ ही में आपका VBO का सिग्नेचर भी रहता है। थंब आपको अटेंडेंस पे लगाना है और VBO का सिग्नेचर रहेगा वो एडमिट कार्ड पे रहेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आगे कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे आप अंदर बैठ जाते हो, एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, तो आपको कौन से 3 पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है वो उस पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 रहेगा, आपको शांति से बैठना है, सिट क्वाइटली। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका कुछ भी मतलब इन द सेंस कि आपको अपना माउस देख रहे हो या फिर इधर उधर देख रहे हो, कौन आया कौन नहीं, अपना फ्रेंड कहाँ पे गया, पड़ोस में कौन बैठा है, लड़की है या फिर लड़का है, उससे बात कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको शांति से बैठना है, अपना माइंड जो उसे रिलैक्स कर लेना है। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा मुझे पता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा धक धक होता है, तो आपको माइंड जो उसे काम कर लेना है, शांति से बैठना है। पॉइंट 2 रहेगा, टेक अ डीप ब्रेथ 10 टाइम्स। जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है 5 मिनट पहले, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नर्वस फील होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको 10 डीप ब्रेथ लेना है। डीप ब्रेथ इन द सेंस कि आपको इनहेल करना है, पॉज करना है, और आपको जो सांस है उसे छोड़ देना है। तो आपको ऐसे 10 बार करना है। आपका मेरे मान के चलिए कि आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स माइंड से अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है। ये वाले पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद फिर से इस वीडियो पे आइए और कमेंट बॉक्स में बताइए ये वर्क किया या फिर नहीं। अगर नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद से ये ट्राई किया है। अगर आप डीप ब्रेथ कर लेते हो, आपका माइंड काम हो जाता है, आपका ब्रेन जो है वो ऐसा कंफ्यूज रहता है, आप नर्वस फील करते हो तो आपका माइंड काम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर काम हो जाता है। पॉइंट 3, ये स्पेशली रहेगा बॉयज़ के लिए, डोंट टॉक टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अगर साथ में कोई ऐसी लड़की बैठी है पड़ोस में, तो मुझे पता है कि बॉयज़ क्या करते हैं, जानबूझ के उस पर डोरे डालने का ट्राई करते हैं कि पट गई तो पट गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको ध्यान से अपना एग्जाम पे फोकस करना है। आपका सामने देखिए, या फिर आप नैप ले सकते हो, एक शॉर्ट नैप ले सकते हो। शॉर्ट नैप मतलब सो नहीं जाना डायरेक्टली, आप आंख बंद करके नीचे की तरफ बेंच पे ऐसे सो सकते हो। आपको उससे बात नहीं करना है कि कहाँ से हो,
एग्ज़ाम कैसा कैसा रहेगा पता नहीं, पिछली बार तो ये कट ऑफ लगा था, उसका ये कट ऑफ लगा था, शिफ्ट इसका पहले शिफ्ट कैसे आया था, हार्ड आया था कि इजी आया था, अपना भी हार्ड आएगा फिर। तो ऐसा आपको नहीं कर लेना है, अपना माइंड, खुद का ही माइंड नेगेटिव नहीं कर लेना, तो उससे बात ही नहीं करना है। जो भी रहेगा, बॉयज़ रहेगा गर्ल्स रहेगा, उसे बात नहीं करना है। बात कर सकते हो आप एग्ज़ाम के बाद, लेकिन अभी तक के लिए आपको क्वाइटली बैठ जाना है, आपको ब्रेन को शांत कर लेना है पहले, कि एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर कर लेना है। जब भी वो फास्ट चल पाए, आप उससे बात कर रहे हो कि पिछले बार एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई लगा था, तो इस बार शायद हाई लग सकता है। तो यही पे आपने अपना माइंड नेगेटिव कर लिया। कट ऑफ जो भी लगे, आप अपना बेस्ट देना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखिए, बॉयज़ स्पेशली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाउ टू फेस एग्जाम्स, हमारा जो भी मेन पॉइंट होगा, यानी कि मेन वीडियो का यही टाइटल है। तो हाउ टू फेस एग्जाम किस तरीके से फेस करें। सो आपको एग्ज़ाम फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम एग्ज़ाम में तो जाते हैं, वहाँ पे बैठने के बाद हम एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक एकदम रिलैक्स होते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, हमारा ऐसा हाथ जो कांपने लगता है, हार्ट बीट ऐसा बढ़ जाता है, दिमाग काम नहीं करता, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, हमें आता है लेकिन जमता ही नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मुझे पता है कि आपको ऐसा ही फील होता है, लेकिन किस तरीके से आप उसे हैंडल करोगे, किस तरीके से आप उसको डील करोगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, डोंट गेट पैनिक एंड स्ट्रेस्ड। जब भी आप पैनिक हो जाते हो या फिर आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, वहीं पे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। अगर आप पैनिक हो गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन शायद ही जमेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट लगने लगता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं, लेकिन आप जैसे ही पैनिक हो जाते हो, आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर देते हो। कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक, पजल रीड करते वक्त सिली मिस्टेक, उसको बिफोर से आफ्टर कर लिया, आफ्टर से बिफोर कर लिया। सो पैनिक नहीं होना है, एकदम कामली आपको एग्ज़ाम देना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना, एकदम कामली, विदाउट पैनिक आपको एकदम शांति से एग्ज़ाम देना है। ये वाले पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए, आपको पैनिक नहीं होना। जब भी आप पैनिक होने स्टार्ट कर दो, एक 2 से 3 सेकंड के लिए पॉज ले लो, फिर से स्टार्ट करो। 2 से 3 सेकंड के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग नॉट ऑन रिजल्ट्स। जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप कभी ना कभी आपके माइंड में ये थॉट आता ही होगा या फिर आएगा कि इसका कट ऑफ क्या लगेगा, अगर मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरा तो नहीं निकलेगा। उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो ना। एग्ज़ाम का तब का जब देखेंगे जब भी इसका कट ऑफ लगेगा, जब भी इसका रिजल्ट आउट होगा, तभी उस पर बात करेंगे। फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग नॉट ऑन रिजल्ट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, सॉल्व क्वेश्चन कामली, स्पेशली रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि स्पेशली रीजनिंग सेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि पजल आप जब भी रीड करते हो, फास्ट में रीड नहीं करना है कि ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेकिन वो थर्ड टू द लेफ्ट ने उसका राइट है, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी का है, तो ऊपर डायरेक्शन में बताया कि कुछ ऐसे 2 पर्सन से कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से जमनी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि उसका डायरेक्शन क्या है। हम उसका राइट में ले लेते हैं, लेकिन वो लेफ्ट में होता है। तो इस तरीके से हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, कामली क्वेश्चन को रीड करना है। एंड रीजनिंग सेक्शन में स्पेशली आपको ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। बिफोर को आफ्टर रीड कर लेना, आफ्टर को बिफोर रीड कर लेना, थर्ड टू द राइट को थर्ड टू द लेफ्ट रीड कर लेना, 2 मंथ्स बिफोर को डायरेक्टली 2 बॉक्सेस अप कर लेते हो, ये होता है ना। तो ये वाला नहीं करना है आपको, ये वाला ध्यान में रखना है, ये वाली बातें। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो मैंने कामली तो कह दिया, तो सर 40 मिनट में टोटल रीजनिंग के लिए दे दूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको मेंटेन स्पीड भी करना होगा और एक्यूरेसी भी, स्पीड दोनों मेंटेन करके चलना होगा। आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ये वाला एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना है। मोस्टली आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चलते हो तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली रहेगा और अटेम्प्ट्स भी ऑटोमेटिकली गेन होते जाएंगे। लास्ट एंड बेस्ट जो मैं टिप देना चाहूँगा,
डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, स्पेशली रीजनिंग सेक्शन में। अगर आप रीजनिंग सेक्शन में एक पज़ल उठा लेते हो, वो पज़ल अगर 2 मिनट में नहीं बैठी तो आप उसको ईगो पे ले लेते हो। मुझे पता है आप ईगो पे ले लेते ही हो, मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही करते हो। ईगो पे ले लिया तो उसमें 3 से 4 मिनट चले गए, 5 मिनट ले लो तो फिर वो नहीं बैठा, आगे का क्वेश्चन भी नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट आप देख सकते हो, सॉल्व क्वेश्चन कामली। आपने कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि आपने रॉन्ग रीड किया होता है, उसकी वजह से वो नहीं बैठता है, तो आपको वहीं पे उसे स्किप कर देना है। मैं उसमें बाद में ट्राई करूँगा, अभी मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है इसमें, ये वाला माइंडसेट आपको होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हार्डली आपका अगर पजल 2 मिनट में नहीं बैठता है तो उसे स्किप कर दीजिए। बाकी पजल्स ट्राई कर लेने के बाद, वो सॉल्व हो जाने के बाद, फिर से इस पे आने के बाद आपका 110% कहता हो कि वो वाला क्वेश्चन बैठ जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी हम रीड करते हैं फास्ट में रीड करते हैं, बाद में जब भी आते हैं तो कामली रीड करने के बाद वो बैठ जाता है। ऐसा होता है एग्जाम्स में। तो आप ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखिए कि आपको किस तरीके से एग्जाम को फेस करना है। ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए, ये वाला ज़्यादा मेन पॉइंट रहेंगे, बाद पीछे के वाले भी मेन पॉइंट है, लेकिन ये वाला ज़्यादा मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को फेस करना है। ये वाली बातें आपको ध्यान में ही रखना है, या फिर आप मॉक टेस्ट में इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं इसका PDF दे दूंगा, इसका PPT का PDF दे दूंगा, उसको आप देख के अपना जो भी रिवाइज करना चाहते हो रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। सर बट व्हाट आफ्टर फेलियर। हमने सब ट्राई कर लिया, सब स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो कर लिया, लेकिन हमारा कुछ मार्क्स से रह गया, 0.25 से रह गया, 1.25 से रह गया। सो मैं उनके लिए एक कोट कहना चाहूँगा, फेलियर शुडंट डिफाइन यू बट इट कैन हेल्प शेप यू। यू कांट लेट योर फेलियर डिफाइन यू। ठीक है, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, वो आपको आपका शेप में लाने के लिए मदद करता है। अगर आप पता ही नहीं चला कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपका वीकनेस है, तो आप किस तरीके से उसे इम्प्रूव करोगे। ठीक है ना, तो आपको इम्प्रूव करने के लिए आपका फेलियर होना ज़रूरी है। ऐसा फेलियर के बाद ही आपको इम्प्रूवमेंट का चांसेस मिलेगा, आपका वीकनेस पता चलेगा कि मुझे इस सेक्शन में मैं वीक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की या फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं इस वाले सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँगा या फिर उस पर अटेंशन ज़्यादा दूंगा। तो ये वाला बातें जो आपको फेलियर के बाद ही पता चलती है, और आपको कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं कर लेना है। फेलियर एक सक्सेस का पार्ट है, फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन्स है। आप कह सकते हो कि आपको फेलियर की जो सीढ़ियाँ होती है वो चढ़ने के बाद ही आप सक्सेस पे पहुँच सकते हो। तो फेलियर के ऐसे सीढ़ियाँ बनाते आप जाएंगे तो आप सक्सेस तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपको कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ना है कि मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। नेगेटिव पीपल लोगों से आप दूर ही रहिए, नेगेटिव बातें भी माइंड में मत लाइए, नेगेटिव कुछ भी मत, नेगेटिव मत सोचिए मत। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मेरा हो जाएगा इस बार, और आपको अच्छे से अपना 100% देना है। तो एग्ज़ाम में फेलियर हो जाने के बाद आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उसमें से आपको एनालाइज करके आपका जो शेप कर लेना है अपने प्रिपरेशन को। तो वाले में पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं अब। एनालाइज मिस्टेक्स, वीकनेस एंड वर्क ऑन इट, फर्स्ट वाला पॉइंट रहेगा। तो आपको एनालाइज करना है अपने मिस्टेक्स को, उस पर वर्क करना है। जो भी आपने मिस्टेक्स किए एग्जाम ड्यूरिंग, आप लेट सपोज आप कुछ टॉपिक्स में वीक हो, तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर से प्रिपेयर करना है, जीरो से प्रिपेयर करना है। उसको प्रिपेयर करने के बाद उसमें प्रोफिशिएंसी आपको हासिल कर लेना है। मैं ऐसे कहूँगा कि आपको उसमें स्पीड गेन कर लेना है, उसको आपका स्ट्रेंथ बना लेना है। वीकनेस से स्ट्रेंथ बनाने में सक्सेस का एक राज है। अगर आप वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाते हुए चलते हो, आप ऐसे धीरे धीरे करते हुए सक्सेस की तरफ चले जाते हो। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रैक्टिस दैट टॉपिक विच यू फाइंड टाइम कंज्यूमिंग इन एग्जाम। रीसेंट का एक ट्रेंड बताता हूँ कि कौन के जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट या फिर लेंदी आने लगे, तो लेंदी क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? आपको बहुत से प्लेटफॉर्म पे इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम वाले जो मॉक टेस्ट बनाते हैं उनको भी पता है कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो चुका है।
सो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका ये वाला फियर कम हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हो तो किस तरीके से सॉल्व करूँगा। सो ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम का स्कोर बूस्ट कर सकते हो या फिर अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, शेप योर स्टडी एंड गेट परफेक्शन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपका स्टडी को शेप कर लेना है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आपको वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे धीरे धीरे वीकनेस को आप जैसे ही कन्वर्ट करते जाओगे आपका रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका यही मतलब है, शेप योर स्टडी एंड गेट परफेक्शन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लास्ट एंड बेस्ट टॉपिक में कहूँगा, यू आर रेडी टू क्रैक द एग्जाम्स। ये सब पॉइंट्स करने के बाद आप एग्जाम क्रैक करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन ये सभी मैंने बताया, उस पॉइंट को आपको कंसिडर करना जरूरी है, आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है, आपको स्टडी करना जरूरी है। सो ये सभी बातें मैटर करती है अगर आप सक्सेस तक पहुंचना चाहते हो। तो ये सभी बातें अगर मैटर करती है तो सक्सेस तक आप जरूर पहुंच जाओगे अगर आप सभी बातें फॉलो करते हो। तो नीचे की तरफ यहाँ पे मैं देना चाहूँगा #रीस्टार्ट। अगर आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम फेल हो जाते हो तो उसका शौक मनाते मत बैठो कि मैं एग्ज़ाम फेल हो गया, हाय मेरा 1.5 मार्क से कट ऑफ निकल गया, 2 मार्क से कट ऑफ निकल गया। नहीं, दूसरे दिन से मैं प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करूँगा। एक जोश होना चाहिए अंदर कि ठीक है हो गया तो मैं अगले एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा और उस एग्ज़ाम को फोड़ के दिखाऊँगा। #रीस्टार्ट। यहाँ ये 12th फेल मूवी का एक सॉन्ग में से, लेकिन ये मुझे एक अच्छा मोटिवेशनल लगा तो इसकी वजह से मैंने इसे अडॉप्ट भी किया है और अब मैं आपको बता भी रहा हूँ। #रीस्टार्ट। जो भी हो जाए उसे रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। ये वाली बातें आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो इसका PDF में कहाँ शेयर करने वाला वो भी बता देता हूँ। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो सॉरी आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।